एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया यही होता है कि पेशेंट को पहले बेहोश किया जाता है, बेहोश करने के बाद मेंटेन करा जाता है पेशेंट को, मेंटेन में कुछ मेडिसिन वगैरह, कुछ इनहेलेशन गैस एजेंट वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सर्जरी हमारी हो जाती है, सर्जरी परफॉर्म हो जाती है, फिर उसको पेशेंट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद उसके बाद हम जो ट्यूब डाले थे उस ट्यूब को निकाल लेते हैं। यही हम इस एनेस्थीसिया में करते हैं। तो ये हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया जानने से पहले हम जानते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए, जो एनेस्थीसिया होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी सर्जरी हो रही है, उस सर्जरी में पेशेंट को कोई पेन ना हो, कोई सेंसेशन ना हो, उसमें हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब कि एनेस्थीसिया जो होता है एक प्रकार का मेडिसिन या ड्रग होता है जिसे हम पेशेंट को देते हैं, तब जाके पेशेंट को पेन से रिलीफ मिलता है और सेंसेशन भी नहीं होता है और हमारी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो जाती है। एनेस्थीसिया जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक तो हमारी जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो जो जनरल एनेस्थीसिया होती है आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया कितने स्टेप में होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया में यही होता है कि जो पेशेंट होता है उसे पूरा बेहोश किया जाता है। जब पेशेंट बेहोश हो जाता है, सर्जरी परफॉर्म हो जाती है, फिर पेशेंट को होश मिला जाता है। यानी कॉन्शियस स्टेट से अनकॉन्शियस स्टेट में लाना, और देन सर्जरी परफॉर्म होने के बाद पेशेंट को अगेन कॉन्शियस स्टेट में लाना। मतलब कि कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में लाना और देन रिवर्स करना। तो ये होता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया का फीचर क्या है, कौन कौन सा फीचर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें होता है एमनीसिया, मतलब कि लॉस ऑफ मेमोरी। हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। उसके बाद हमें पैरालिसिस, मतलब कि जो मसल रिएक्शन हो जाते हैं, पूरा सेंसरी मोटर ये सब काम नहीं करती है, मतलब कि पूरी बॉडी हमारी अनकॉन्शियस रहती है। तो इसमें ये सब फीचर देखने को मिलते हैं। उसको इमोबिलिटी, मतलब कि पेशेंट मूव वगैरह नहीं कर पाता है। तो ये सब हमारे बेसिक फीचर होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के। अब बात करते हैं हम कि इसकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं, मतलब जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है। तो एडवांटेज हमारा यही है कि हम लॉन्ग टर्म सर्जरी, कोई भी लॉन्ग टर्म सर्जरी है उसे हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद होल बॉडी सर्जरी, मतलब कि बॉडी की किसी पार्ट की सर्जरी करना हो तो हम जनरल एनेस्थीसिया को चूज़ कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया से हम दे सकते हैं और पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की और एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है एनाल्जेसिया होता है, मतलब कि किसी प्रकार का पेन नहीं होता है, किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं होता है। ये सब हमारे एडवांटेज होते हैं। मेन इसका जो एडवांटेज है वो है कि फास्ट रिकवरी टाइम, मतलब कि जनरल एनेस्थीसिया दिए तो हम इसको फास्ट रिकवरी कर सकते हैं। मतलब कि 1 से 2 मिनट में पेशेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। पेशेंट जैसे बेहोश रहता है तो रिकवर करने में हम बहुत फास्ट करते हैं। तो ये सब हमारे एडवांटेज होते हैं। अब बात इसके डिसएडवांटेज की, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज का है कि पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। ये हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पेशेंट क्या रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, मतलब बेहोश रहता है। इसमें डिसएडवांटेज कुछ और हैं, जैसे कि पेशेंट को सीविंग वगैरह होती है, एंजाइटी वगैरह होती है इस डिसएडवांटेज में। उसके बाद डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें हमारे जो टीथ वगैरह वो ब्रोकन हो सकते हैं। मतलब कि जब हमारा इंटूबेशन स्टेप्स आता है उसमें लेरिंगोस्कोप यूज करते हैं। जो लेरिंगोस्कोप को हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे टीथ वगैरह ब्रोकन हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज। इसमें जो डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें एडिशनल इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट भी इसमें यूज होते हैं। ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। हमने फीचर देख लिए, क्या क्या फीचर होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब हमने देख लिया। अब जानते हैं इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, मतलब कि जनरल सिस्टम में कितने स्टेप्स होते हैं। उसके मेनली इसमें 5 स्टेप्स आता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंडक्शन, सेकंड है हमारा इंटूबेशन, थर्ड है हमारा मेंटेनेंस, फोर्थ हमारा रिवर्सल और लास्ट हमारा एक्सट्यूबेशन। ये मेनली 5 स्टेप्स होते हैं हमारे जनरल एनेस्थीसिया के। अब एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप्स आता है इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन स्टेप्स करने से पहले हम कुछ और एक स्टेप्स आता है जिसे हम बोलते हैं प्री मेडिकेशन। देखिए, इंडक्शन स्टेप में यही होता है, पेशेंट को कॉन्शियस स्टेज से अनकॉन्शियस स्टेज में ले जाते हैं कुछ मेडिसिन का यूज करके। लेकिन उसके पहले हमें प्री मेडिकेशन करना होता है। मतलब कि इंडक्शन स्टेप करने से पहले हम प्री मेडिकेशन करेंगे। प्री मेडिकेशन कुछ इमरजेंसी ड्रग वगैरह यूज करेंगे। इमरजेंसी ड्रग में जैसे कि हम एंटी एंजाइटी जैसे सिडेटिव ये सब मेडिसिन यूज करेंगे। एंटी एंजाइटी में जैसे कि मिडाजोलम हो गया, डाइजीपाम हो गया, ये सब यूज करेंगे। उसके बाद एंटी एसिड यूज कर लेंगे, जैसे कि रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, ये सब यूज करेंगे। उसके बाद हमारा एंटी एंजाइटी हो गया, एंटी एसिड हो गया। उसके बाद यहाँ एंटी एमिटिक ले लेंगे, जैसे कि एमसेट, पेरिनोम, जिसे ओंडासेट्रॉन, मेटाक्लोप्रोमाइड बोलते हैं, ये सब लेंगे। उसके बाद हम एंटी स्लैवरी ले लेंगे। एंटी स्लैवरी जैसे कि ग्लाइकोपाइलो, एट्रोपिन, ये सब एंटी स्लैवरी ले लेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक ले लेंगे। एंटीबायोटिक जैसे कि मोनोसेप, जैसे सिप्ट्रिक्जोन, एजिथ्रोमाइसिन या अमीकासिन, ये सब एंटीबायोटिक ले लेंगे।
तो ये हमारी प्री मेडिकेशन में इतने ड्रग्स देंगे। अब जब इतने ड्रग्स दे दिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडक्शन स्टेप पे आएँगे। इंडक्शन टेस्ट में यही होगा कि पेशेंट को इंडक्शन स्टेप होता क्या, पहले हम ये जान लें। इंडक्शन स्टेप ये होता है कि पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाना, ये हमारा इंडक्शन स्टेप कहलाता है। इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि प्रोपोफॉल वगैरह हो गया, केटामिन हो गया, थियोपेंटानोन। प्रोपोफॉल का जो डोज होता है 2 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। केटामिन जो होता है 1 से 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। इसका अलग अलग सबका डोज होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन होता है। जैसे अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो प्रोपोफॉल का हमारा 100 mg पर 10 ml कंसंट्रेशन होता है, वहीं केटामिन का हमारा 500 टू 10 ml ये हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो ये हो गया हमारा इंडक्शन एजेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोफॉल, केटामिन या थियोपेंटानोन। तो बहुत सारे होते हैं मेनली, लेकिन जो मेनली यूज होता है हमारे प्रोपोफॉल, केटामिन, ये सब यूज होते हैं। तो ये सब दे दिए तब पेशेंट क्या होगा, हमारा बेहोश हो जाएगा, मतलब कि पेशेंट तुरंत अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत करेंगे पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देंगे, जिसे हम प्री ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। 100% ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम शॉर्ट मसल रिएक्शन देंगे। शॉर्ट मसल रिएक्शन क्या होता है, स्कोलिन, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इंटूबेट करना है पेशेंट। पेशेंट बेहोश हो गया, पेशेंट सांस तो ले नहीं पाएगा, तो पेशेंट को सांस लेने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। मतलब कि पेशेंट को हम ट्यूब डालेंगे, तो ट्यूब डालने के पहले क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट मसल रिएक्शन एजेंट देंगे, ताकि हमारे जो शॉर्ट मसल वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो शॉर्ट मसल रिएक्शन में हम स्कोलिन देंगे। स्कोलिन जो होता है एक हमारा शॉर्ट मसल रिएक्शन है, इसको हम देंगे। तो इसका अलग अलग डोज कंसंट्रेशन होता है, अपना जो एनेस्थेटिक वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। तो इसको देने से क्या होगी, मैं जो शॉर्ट मसल वो सब रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब कि जो ट्रैकिया वगैरह की मसल्स वगैरह होती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा आता है इंटूबेशन, मतलब कि सेकंड स्टेप इंटूबेशन। अब पेशेंट क्या करेंगे, इंटूबेट करेंगे। मैं इंटूबेट क्या करेंगे इसमें, कि जो भी हमारी ईटी ट्यूब वगैरह है उसे हम डालेंगे, मतलब कि लारिंगोस्कोप पर डालेंगे मुंह के अंदर। फिर उसके बाद हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो विजुअलाइजेशन होगा, तब जाके हम ईटी ट्यूब डालेंगे। तो ईटी ट्यूब होती है हमारी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती है। जैसे अगर मेल पेशेंट में बात करें तो 7.5 से 8 नंबर मेनली यूज होती है, और फीमेल में 6.5, 7, 7.5, तो ये हमारी यूज होती हैं। लारिंगोस्कोप को जब डालेंगे, जब हमारा वोकल कॉर्ड विजुअलाइजेशन होगा, तब ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ईटी ट्यूब में जो है थोड़ा बहुत जेली वगैरह लगा लेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे, जैसे ही हमारा इंसर्ट हो जाएगा तुरंत हम पाइपलाइन कनेक्शन कर देंगे, मतलब कि उस ईटी ट्यूब से हम कनेक्शन कर देंगे एनेस्थीसिया मशीन जो पाइपलाइन सिस्टम रहता है। उसके बाद फिक्सेटर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर हमारा ये हो गया इंटूबेशन, मतलब कि हम जो भी चेक कर लेंगे हमारा चेस्ट वगैरह अप डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब पेशेंट इंटूबेट हो गया, अब क्या करना है, अब हमें जो भी लॉन्ग मसल रिलैक्सेशन वगैरह ये सब देना है, ताकि जो मेरी मसल्स वगैरह वो भी रिलैक्स, जो हमारी लॉन्ग मसल्स हैं उन सबको क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो अब इसके बाद क्या आता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, पेशेंट जो है ईटीटी भी पड़ गई, पेशेंट सांस भी ले रहा है। अब क्या करना है, पेशेंट को मेंटेन करना है, मतलब कि मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस स्टेज, मतलब कि थर्ड स्टेप हमारा आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेज में यही है कि हमारा दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग मसल रिएक्शन से, और हमारा इनहेलेशन एजेंट से। लॉन्ग मसल रिएक्शन में हम जैसे कि वेक्रोनियम ब्रोमाइड है, एट्राक्वेरियम ब्रोमाइड है। तो वेक्लोनियम ब्रोमाइड जिसे न्यूयॉर्क बोलते हैं, इसका जो डोज होता है वो 0.08 से 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। और जो हमारा होता है एट्रोक्यूरियम 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट इसका डोज होता है। तो अपने अकॉर्डिंग नेसेसिटी लेंगे, बाकी जो नॉर्मल डोज होता है ये होता है। इसमें से कोई एक दे देंगे हम, तब लॉन्ग मसल जितनी भी वो हमारी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद कुछ इन्हेलेशन एजेंट भी देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 66% ऑक्सीजन देते हैं हम, और 33% नाइट्रस ऑक्साइड, और जो हमारा 1% बनता है वो हम देते हैं इन्हेलेशन एजेंट, जैसे कि हमारा आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, डिसोफ्लोरिन, इसमें से कोई एक हम देंगे। तो ये हो गया हमारा मेंटेन। तो लॉन्ग मसल एजेंट और इन्हेलेशन एजेंट ये दोनों मिला के हम पेशेंट को मेंटेन करते हैं, मतलब कि मेंटेनेंस में ही हमारा क्या हो जाएगा, सर्जरी परफॉर्म हो जाएगी, सर्जरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब कि पेशेंट को अब क्या करना है, रिवर्स करना है। पेशेंट सर्जरी हो गई, अब रिवर्स करने के लिए क्या है, रिवर्सल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। रिवर्सल एजेंट जैसे कि हमारा आता है मायोपैरालोइड। मायोपैरालोइड जो होता है वो 2 मेडिसिन की कंबाइंड रहती है। इसमें जो होता है हमारा नियोस्टिगमाइन और ग्लाइकोपाइरोलेट रहता है। जो ग्लाइकोपाइरोलेट रहता है वो 0.5 mg रहता है, और जो हमारा नियोस्टिगमाइन रहता है, जो कि मेन यही है, जो कि हमारे जो मसल्स वगैरह रिलैक्स रहती हैं उन्हें दोबारा एक्टिवेट करता है, जो नियोस्टिगमाइन रहता है। ये हमारा 2.5 mg रहता है, मतलब कि टोटल 5 ml का एम्पुल आता है, जिसमें से 0.5 mg हमारा ग्लाइको रहता है, 2.5 हमारा mg जो रहता है ये नियोस्टिगमाइन रहता है। अब इसे देने से पेशेंट क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा धीरे धीरे। अब पेशेंट रिवर्स होता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
एक्सट्यूबेट कर देंगे। मतलब कि एक्सट्यूबेट हम यही करेंगे, जो हम ट्यूब डाले रहते हैं उस ट्यूब को क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब कि वही ट्यूब को हम निकालेंगे। अब जो हमारा मायोपैरल रहता है इसको दे रहेंगे तो पेशेंट धीरे धीरे रिवर्स होगा और हम ट्यूब को धीरे धीरे सक्शनिंग करते हैं। मतलब कि जब भी हम एक्सट्यूबेट करेंगे पेशेंट को, जब ईटी ट्यूब निकालेंगे तो हम उसके पहले हम सक्शनिंग करते हैं। मतलब ईटी ट्यूब निकालने से पहले ईटी ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, सक्शन ट्यूब डालेंगे, क्योंकि सिक्रेशन वगैरह आते रहते हैं तो उसे हम सक कर लेंगे और ईटी ट्यूब भी निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा हो गया जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया यही होता है कि पेशेंट को पहले बेहोश किया जाता है, बेहोश करने के बाद मेंटेन करा जाता है पेशेंट को। मेंटेन में कुछ मेडिसिन वगैरह, कुछ इनहेलेशन गैस एजेंट वगैरह ये सब यूज करते हैं। फिर उसके बाद सर्जरी हमारी हो जाती है, सर्जरी परफॉर्म हो जाती है। फिर उसको पेशेंट को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद और उसके बाद हम जो ट्यूब डाले थे उस ट्यूब को निकाल लेते हैं। यही हम इस जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो यही है हमारा जनरल एनेस्थीसिया में। अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया का नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूँगा, आप वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।